लेकिन उसको बताने से पहले एक बात आपको अलग से पहले समझ लेना होगा। हम लोग को पढ़ना है डेविएशन और जर्मर का प्रयोग। डेविएशन और जर्मर का प्रयोग, लेकिन इससे समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे के क्लास में आप या बीटेक वगैरह कीजिएगा, इंजीनियर वगैरह या साइंस की तैयारी करिएगा, आगे साइंस में आप टेक्निकल कोर्सेज करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। जैसे कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में 2 परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। जैसे आप शुरू से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ठोस अवस्था में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में थोड़ा और ज़्यादा होता है, माने सबसे ज़्यादा होता है। इतना ही पढ़े हो, लेकिन ये नहीं पढ़े होगे कि कितना होता है, टोटल दूरी कितना होता है। ठीक है, वो दूरी गैस में किसी पदार्थ में, अब कोई ऑक्सीजन ही गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस हो या कोई ठोस ही है, तो उनके कणों के बीच डिस्टेंस है कितना। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रैग। ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने एक अपना ब्रैग इक्वेशन दिया और बताया कि 2 परमाणुओं के बीच या फिर 2 अणुओं के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला भी बनाया और अलग अलग गैसों के लिए जो है ये चीज़ अप्लाई किया जाता है, जिसको ब्रैग इक्वेशन कहा जाता है। उन्होंने जब ये प्रयोग किया था तो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया था वो भी समझ लीजिए। एक्स किरण का प्रयोग करके, जैसे आप पढ़े हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रकाश की विभिन्न घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये 5 घटना आप लोग प्रकाश में पढ़ चुके हैं बढ़िया से। इसमें से जो घटना है विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इसका प्रयोग करके वो दोनों कणों के बीच में डिस्टेंस उन्होंने निकाला था। क्या बात समझ में आया? आपसे पूछा जाए कि ब्रैग ने कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया था? एक्स किरण का। कौन सी घटना का प्रयोग किया था? विवर्तन का। और क्या निकाला था? हाँ, 2 परमाणुओं या 2 अणुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। तो यही आप 3 बात याद रखिए। एक तो साइंटिस्ट का नाम ब्रैग, दूसरा चीज कि उन्होंने विवर्तन घटना का प्रयोग किया था, तीसरा चीज कि उन्होंने विवर्तन घटना का प्रयोग करके ही 2 कणों यानी कि 2 अणु या 2 परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। ये बात आपको इतना याद रखना है, तो आपको डेविएशन और जर्मर का प्रयोग बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बोलिए, ये बात क्लियर हो गया? चलिए, अब ये बात आपके माइंड में एकदम रहना चाहिए, क्योंकि एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ में आया? और वो विवर्तन की घटना किए थे। तो विवर्तन की जब घटना किए थे तो उसमें आगे और एक्सपेरिमेंट जब किए थे तो विवर्तन में होता क्या है, उसमें भी तो फ्रिंज बनता है। जैसे मैंने बोला था कि व्यतिकरण विवर्तन दोनों में फर्क ये है कि व्यतिकरण में हर जगह फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है, चमक भी बराबर होती है, पढ़े थे। और वही चीज समझ लो कि विवर्तन में भी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि व्यतिकरण में प्राइमरी सोर्स के कारण होता है, मतलब कि तरंगाग्र जब अध्यारोपित होते हैं तब आपका व्यतिकरण बनता है, व्यतिकरण होता है, और उसमें फ्रिंज मिलता है हमको, डार्क फ्रिंज मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है। लेकिन कब? जब तरंगाग्र अध्यारोपित होते हैं तब। और जब सेकेंडरी सोर्स की बात होती है तो सेकेंडरी सोर्स से तरंगाग्र नहीं बनते, द्वितीयक तरंगिका बनते हैं। वो भी तरंगाग्र ही छोटे हैं, उनकी एनर्जी कम है, द्वितीयक तरंगिका। और ये जब अध्यारोपित होते हैं ना, तभी जाकर के विवर्तन की घटना होती है। और विवर्तन में होता क्या है, फ्रिंज के जो चौड़ाई होती है या फिर उनका चमक होता है वो अलग अलग होता है। कहीं ज़्यादा होता है, सेंटर में थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर उससे कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा,
फिर सेंटर में ज्यादा होने के बाद इधर जाइएगा तो भी कम होते चला जाएगा, ऐसे होते चला जाता है। तो ये गुण भी किस चीज में पाया गया है? विवर्तन में। ये गुण मतलब हम लाइट में बोल सकते हैं, वेव में पाया जा, माने तरंग में बोल सकते हैं कि नहीं? तरंग में ऐसा गुण हो सकता है कि कहीं पर फ्रिंज जो बना वो डार्क नहीं, ब्राइट बहुत ज्यादा बना, आगे कम हो गया, फिर कम हो गया, लेकिन व्यतिकरण में तो ऐसा नहीं होता है। तो एक्स किरण का जब ये प्रयोग किए थे ना, तो दो कणों के बीच डिस्टेंस निकाले थे जब, और विवर्तन का प्रयोग किए थे, डिफ्रैक्शन का प्रयोग किए थे, तो उन्होंने जो लाइट की उत्पत्ति की थी या फिर एक्स किरण का जो प्रयोग किया था, एक्स किरण को एक निकालने के लिए उनको सबसे ज्यादा 54 वोल्ट पर, है ना, 54 वोल्ट पर, और एंगल जो था मतलब एक्स किरण जहां से निकला था उसका जो एंगल था तल के साथ वो 50 डिग्री था। 50 डिग्री के एंगल पर अब वोल्टेज कितना, 54 पर, ठीक है। जो एक्स किरण का विवर्तन हो रहा था और उसमें जो फ्रिंज बन रहे थे वो ज्यादा मतलब ब्राइट थे, और बाकी इधर चले जाइए या इधर चले जाइए तो 54 वोल्ट से आप चाहे हम वोल्टेज बढ़ा दे, माने 55 कर दे, 56 कर दे, या फिर 54 से हम कम कर दे, 53 कर दें, वोल्टेज कम कर दें, तो हमको जो फ्रिंज मिल रहा था वो चीज जो मिल रही थी वो कम मिल रही थी, मतलब उसका लाइट क्या था, कम था, उसका इंटेंसिटी क्या था, कम था। ज्यादा प्रभावी किस पर था, 54 वोल्ट पर, और एंगल कितना था, 50 डिग्री। ये ब्रैग पहले ही कर चुके थे, और ऐसा चीज सिर्फ और सिर्फ विवर्तन में होता है कि कहीं एक जगह पर, किसी एक लोकेशन पर हमें जो फ्रिंज बनेगा उसकी चमक ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और कोई एक फिक्स वैल्यू, तो वो 50 डिग्री के एंगल पर, जैसे मान लीजिए कि इस सोर्स से, यहाँ इस सोर्स से हमारा एक्स किरण निकला, ये तो तल हो गया, अगर एक्स किरण ऐसे निकल रहा है तो यहाँ का एंगल कितना था, 50 डिग्री था, और जब ये निकल रहा है तो इसके पास जो सोर्स, जो भी सोर्स है वो किस सोर्स से आ रहा है, कितने वोल्टेज पे आ रहा है, 54 वोल्टेज पे आ रहा है, और ये जिस सोर्स से आके टकरा रहा है, तो टकराने के बाद इस जगह पर की इंटेंसिटी सबसे अधिक थी 54 वोल्ट पर, लेकिन 54 से अगर 55 कर दे रहे हैं तो कम, 53 कर दे रहे हैं तो भी कम, केवल एक ही जगह पर वैल्यू क्या था, ज्यादा था। समझ में? इसका ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ऐसे करके, है ना। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे एंगल ले लूं जैसे 50 डिग्री, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 54, लेकिन इसके पहले कम, इसके पहले भी कम ही हो जा रहा है। देखो वोल्टेज डाउन हुआ है, कहीं पे हो सकता है हल्का ज्यादा हो भी जाए, क्योंकि आप जानते हैं व्यतिकरण विवर्तन में होता क्या है, कहीं पे ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम, किसी एक जगह पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा जिसमें एक लोकेशन पर थोड़ा हाइट ज्यादा रहेगा। आप ग्राफ ऐसा देखिए, इस तरह का देखिए, तो भी समझ लीजिएगा कि ओ ब्रैग इक्वेशन की बात हो रही है। समझ में आया? किसी एक एंगल पर, और वोल्टेज कितना रहेगा, 54 वोल्ट। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? इतना बात अगर समझ में आ गया है तो अब आप डेविसन और जर्मर के प्रयोग को समझने में एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ये प्रयोग समझ में जल्दी आता नहीं। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली ने लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला हमें दिया है 12.27 बटा में रूट अंडर भी और एंगस्ट्रम, ये दिया था। अब आप यहाँ पे इस चीज को समझिए कि लैम्डा बराबर अगर वो इन्होंने इतना दिया हुआ है तो उस कंडीशन में यही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, ये वाला वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, और ये जो चीज आप देख पा रहे हैं लैम्डा, लैम्डा का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का हम तरंग दैर्घ्य निकाले और तरंग दैर्घ्य निकालने के बाद कहीं बाई चांस 54 वोल्ट पर और एंगल कितना 50 डिग्री पर, अगर ऐसा हुआ कि वो एक्स किरण के जैसा बिहेव करने लगे, जो कि ब्रैग्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर ऐसा बिहेवियर मिला हमको किस चीज में, इलेक्ट्रॉन में, तो ये साबित हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन भी किस तरह मूव करता है, एक्स किरण के जैसा।
इसका मतलब तरंग की तरह मूव करता है। और ये साबित हो जाएगा कि डी ब्रोगली जो अपना हाइपोथेसिस दिए थे वो बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर हो गया? तो अब हम प्रयोग को समझते हैं। तो डेविसन और जर्मन ने क्या किया इस चीज को समझिए। सबसे पहले उन्होंने एक सोर्स लिया, बैटरी लिया। बैटरी अगर कम वोल्टेज का हो तो उसको एलटी बोलेंगे, है ना। और अगर ज्यादा हो तो उसको आप एच टी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एच टी का मतलब क्या होगा? हाई टेंशन। एल टी का मतलब लो टेंशन। लो टेंशन जब बोल दिए तो लो टेंशन का मतलब कम वोल्टेज वाला बैटरी, और हाई टेंशन का बोल देंगे तो ज्यादा। तो हम एल टी यानी कि लो टेंशन का एक बैटरी लेंगे। मान के चलो कि ये लो टेंशन का एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो गया। यहां से हम इसके आगे किसी भी एक लोकेशन पर, किसी भी एक लोकेशन पर इसके बीच में बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड को क्या करेंगे कि इस लोकेशन पर एक बेरियम ऑक्साइड का एक परत या पतला लेयर जो है इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंबल बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये जो चीज जोड़े हुए, ये परत जो जोड़े हुए हैं, जैसे कि एक क्वाइल लगा दिए पतला सा और उसमें क्या लगा दिए? बेरियम ऑक्साइड। ये आपका क्या है? बेरियम ऑक्साइड। इसको क्यों लगाएंगे कारण समझिए। बेरियम ऑक्साइड में जैसे ही आप करंट फ्लो कराइएगा तो ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगता है। समझ में? यहाँ से क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स बनाए कि हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। जब करंट फ्लो हो इलेक्ट्रॉन फटाक फटाक इसमें से निकलते चला जाए। बोलो ये बात क्लियर हुआ? क्यों निकलेगा कारण आप समझिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकलने के पीछे हम दो तीन तरीका लगा सकते, तीन तरीका है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एक तरीका है कि आप हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेटल है, ये अगर एक मेटल है या नॉन मेटल है कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर आप गर्म करिएगा, खूब हीट कीजिएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके बाहर निकल जाएंगे। तो जो बाहर निकलेंगे तो उसको थर्मियॉन्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वही आप प्रकाश दे करके या आप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको फोटोन बोलेंगे। बात समझ में? अब थर्मियॉन्स इसलिए कर रहे हैं कि थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए वो थर्मियॉन्स हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रहे हैं तो आपका फोटोन हो गया, क्योंकि फोटो की वजह से हुआ, माने प्रकाश की वजह से हुआ। समझ में आया? और अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगा दे रहे हैं और यहाँ नेगेटिव लो पोटेंशियल, तो प्लस क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर ऐसा कर दिया तब उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं खाली। ये बात क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास तीन तीन तरीका है। बहुत ज्यादा मात्रा में हाई और लो पोटेंशियल पैदा कर दीजिए, या फिर आप हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। किसी तरह भी इलेक्ट्रॉन को क्या मिलनी चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बेरियम ऑक्साइड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी एनर्जी दिया, और यहाँ से क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलने लगा तो हमने यहाँ इस इलेक्ट्रॉनों को एक सिद्ध में लाइट की तरह, जैसे लाइट एक जगह से दूसरे जगह एकदम सीधे जाता है वेव फॉर्म में, अगर तो ऐसा करने के लिए हम एक उपाय करेंगे कि इस जगह पर इस टाइप का, यहीं पे बना रहे हैं, एक बेलन लगाएंगे। और इसमें छोटा सा होल कर देंगे, और ये मेटल का होगा, मेटल का। ये पूरा बंद है, ठीक है। ये छोटा सा होल होगा इसमें। इसका सामने का फेस कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा ये होल होगा। ये इसका सामने का फेस आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का होगा। ये छोटा सा होल होगा, ठीक है, एक पतला सा होल हो जाएगा। और ये होल क्यों किए हैं समझिए।
यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अपने आसपास में वहां पे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये होल में जाके इन कर जाएगा, हो सकता है एक दो गो इन कर भी जाए। समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन गन तैयार कर रहे हैं, बस यहाँ से लोड होगा इलेक्ट्रॉन इसमें, अब फायर होगा इधर, समझ में। लेकिन ये फायर कैसे होगा इस चीज को समझना है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है और निकल के इस दीवार पर भी टकरा रहा है, इस दीवार पे भी टकरा रहा है, इस होल में भी जाना चाहिए। तो सेटिंग कुछ इस टाइप से करना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें इन कर जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस जगह पर इसमें हाई टेंशन का एक बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है। अब हाई टेंशन का मतलब वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा, और हम इधर क्या करेंगे कि इधर निगेटिव पोटेंशियल रखेंगे। ये हाई टेंशन का बैटरी हो गया, और इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये बताइए कि जैसे ही इसमें आप कनेक्ट करिएगा तो इस सब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सब आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस जगह पर। देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पर चारों तरफ आ गया है। अगर हम ये कहें कि अगर पॉजिटिव चार्ज सब पे आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन कर भी गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बोलो? ये बीच में ही रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। बोलो काहे? चारों तरफ से इसको फोर्स लगेगा, खींचेगा, सारे प्लस एक दूसरे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना जिस रास्ते पर आएगा उसी रास्ते से सीधे निकल जाएगा, वो किसी सतह से नहीं टकराएगा। अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गन तैयार हो गया। इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसमें इन करेगा, और इसमें इन करेगा, अगर पतला होल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एकदम सीधे निकलेगा। बात बुझाया? इसीलिए हाई पोटेंशियल का हम यहाँ पे या हाई टेंशन का बैटरी लगा देते हैं, और लगा देने के बाद अब हमें इस जगह से क्या प्राप्त होता है, बहुत ही तीव्र गति में और हाई डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन का एकदम इधर से बौछार होने लगता है एक सिद्ध में। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही पावरफुल एक परत चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर सके, परावर्तित कर सके। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक धातु का प्लेट लगाया, और वो प्लेट होगा निकेल का। समझ में आया? निकेल जो है सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसे मतलब मारेगा, धक्का मारेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करने का काम, अगर सीधा रख देंगे तो सीधा ही उधर ही भेज देगा। तो इसलिए इसको हल्का क्या रखना है हमको, तिरछा, इसको हल्का तिरछा रखेंगे। ये हल्का देखो तिरछा हो गया। अब बोलो ये हल्का तिरछा हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराएंगे तो बोलो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, ये ऐसे। बोलो यहाँ पर एक्स किरण के जैसा परावर्तन हो रहा है? इसी को हम लोग परकिरणन बोलेंगे, परकिरणन भी बोल सकते हैं। परकिरणन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस दीवार से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और एक पॉइंट के आसपास ही होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भाग सकते हैं, कुछ उधर भाग सकते हैं, क्योंकि भाई कोई भी चीज अगर बार बार आके टकरा रहा हो तो उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, तो यहाँ एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं? तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो धारा बहती है, और धारा जब बहती है तो धारा के बारे में, उपस्थिति के बारे में कौन बताता है? यस। तो हम यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे, और प्लेट लगा करके इस लोकेशन पर हम क्या जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। और गैल्वेनोमीटर जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर कांटा हिलेगा। अगर कांटा हिलेगा तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ, अब सुनो, इस जगह पर अब इसको हम संसूचक बोल देते हैं। संसूचक क्यों बोल दिए? क्योंकि हमें यह सूचित कर रहा है कि किस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है और किस जगह पर इलेक्ट्रॉन कम। क्योंकि कांटा ज्यादा हिलेगा जहां पर, हम समझेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा आ रहा है, और जिस जगह पर कम हिलेगा उस जगह पर हम कहेंगे
कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है। ये बात समझ में आया? तो अब यहाँ से समझो कि इसको इधर उधर करके चेक किया गया। जब इधर उधर चेक करके हम देख रहे हैं तो यहाँ से एंगल जब मापा गया तो यहाँ भी एंगल 54 डिग्री, ठीक है, सॉरी 54 डिग्री नहीं, 50 डिग्री। और इधर जो वोल्टेज मिला हमको, इधर का हम जो वोल्टेज चेंज करते हैं इस जगह का, है ना, वो वोल्टेज कितना, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट पर। और उसके बाद डिग्री के एंगल कितना, 50 डिग्री। ये दोनों एंगल पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो फायर हो रहे हैं, यहाँ पे प्रकीर्णित हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ आ रहे हैं, और इधर करने से कम मात्रा में आ रहे हैं, इधर करने से कम मात्रा में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइक विवर्तन के जैसा है, विवर्तन के फ्रिंज जैसा है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित हो जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं इनका व्यवहार तरंग के जैसा है। और डी ब्रोगली ने क्या कहा था, उन्होंने सीधे कहा था कि नेचर जो है वो सिमेट्री से प्रेम करता है। वो अगर हम ये बोल रहे हैं कि तरंग में कण है तो कण में भी क्या होगा, तरंग होगा। यानी कि अगर कोई प्रकाश है और प्रकाश फोटोन से बना हुआ है और वो तरंग के रूप में संचरित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक कण है, रियल में कण है, उसमें द्रव्यमान होता है, और वो भी किस तरह से मूव करता है, तरंग के रूप में। और इस चीज को उन्होंने बोला था, केवल लिख दिया था, इसीलिए हाइपोथेसिस कहा जाता है। लेकिन डेविसन और जर्मर इस बात को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर गति भी करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य होता कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना। तो उसके लिए डी ब्रोगली के ही फॉर्मूला का प्रयोग किया गया। डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर 12.12 या 27, सॉरी 27 और बटा में रूट अंडर भी, और यहाँ पे क्या था, एंगस्ट्रॉम था। तो भी बराबर कितना पर प्राप्त हुआ, 54 वोल्ट पर प्राप्त हुआ ना जी। तो 54 हम यहाँ पे रखेंगे, तो 54 रखेंगे तो लैम्डा बराबर 12.27 अब बटा में रूट अंडर 54 और एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद तुम लोग मैथ में बहुत तेज है, सब बना लेगा, सब 1.67 एंगस्ट्रॉम के करीब में आएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे, और नहीं तेज है तो इतने याद कर लेना, सॉल्व करके इतना ही आएगा। बोलो क्लियर हो गया? और सेम एक्यूरेट वैल्यू जो ब्रैग्स ने बताया था एक्स किरण के लिए भी इतना ही था। बोलो क्लियर हो गया? तो यही था डेविसन और जर्मर का प्रयोग। अब आप क्या करिए कि इस फिगर को बढ़िया से बना लीजिए। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हेडिंग, ये रहा हेडिंग, बोलें, फिगर के नीचे से बोल रहे हैं, हेडिंग हो गया ना? तो हेडिंग लिखिए और फिगर के नीचे से लिखिए। हो गया? बनाइए। अब 15 दिन, और 15 दिन में आपका ये सब खत्म, फिजिक्स टेंशन खत्म होगा। 15 दिन एक्यूरेट क्लास ले लेंगे, आपका मॉडर्न फिजिक्स खत्म। माने अब अगिलका दिन से समझो कि खाली लगेगा कि केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, कभी कभी लगेगा कि वो फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री जैसा फील होगा। पहले पढ़ेंगे खूब बढ़िया से परमाणु के बारे में, परमाणु के भीतर क्या है, बाहर क्या है, सब जानेंगे। फिर उसके बाद उसका नाभिक के बारे में पढ़ेंगे कि नाभिक में क्या रहता है, सब उसका अवतरी उतरी जितना है सब। जैसे आदमी के अंदर जो होता है सही परमाणु के अंदर समझेंगे कि क्या क्या होता है, सबका काम क्या है। परमाणु बम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बम पढ़ेंगे,
न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ेंगे। कैसे पता चला कि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, सब चीज पढ़ेंगे। हम जाके चेक किए थे सूरज पर। और लास्ट में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट, फिर खत्म। बन गया। बढ़िया से एकदम सजावट तरह से सजावट। इसी का नाम है। पता करो के बा। ए चुकू किसका नाम है रे? अपना नाम रखने का मौका खुद को कभी नहीं मिलता है, ये पता है तुम लोगों को? जैसे आपका जन्म हुआ तो आप खुद से अपना नाम रख लीजिएगा, कोई और ही आपका नाम रखता है। लेकिन आपको अपना नाम अच्छा नहीं लगता है तो आप बाद में जाके अपना नाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या जहाँ भी है चेंज कर लेते हैं। और अच्छा अच्छा जो सुंदर सुंदर आपका नाम होता है वो आप रख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नाम नहीं, इम्पोर्टेंट काम है। कहेला कलम अब हम नहीं रखते हैं, हम अंगुलिये से लिख देंगे तो लिखा जाएगा। देख ले। आए अब बुक में दिया है तो आपको ये भी बता दिए, नहीं तो आप कहिएगा कि LT क्या होता है और HT क्या होता है। तो LP आप बोल भी सकते हैं, लो पोटेंशियल, समझ में आया। और LT तो मैंने दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो आप लो टेंशन का मतलब समझ रहे कि ओ टेंशन जब कम रहे तो लो टेंशन। हो गया? चलिए नीचे से लिखिएगा, फिगर के नीचे से। डेविसन और जर्मर ने डी ब्रोगली की परिकल्पना को डेविसन और जर्मर ने डी ब्रोगली के परिकल्पना को प्रायोगिक रूप से साबित कर दिया कि पदार्थ के कण भी तरंग के रूप में संचरित होते हैं। पदार्थ के कण भी तरंग के रूप में संचरित होते हैं। तरंग के रूप में संचरित होते हैं। यह प्रयोग निम्न प्रकार है। अब प्रयोग लिखकर डैश।
प्रयोग लिख करके डैश। लिखिएगा कम विभवांतर के बैटरी के साथ, कम विभवांतर के बैटरी के साथ बेरियम ऑक्साइड के पतले प्लेट को जोड़ देने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। प्लेट के सामने क्षैतिज दिशा में धातु की एक बेलनाकार रचना जिसमें पतला छिद्र होता है उसे रखकर उसमें उच्च विभवांतर का धन ध्रुव जोड़ दिया जाता है। जिसके कारण बेलन पूरी तरह से धनावेशित हो जाता है। ऐसा होने से छिद्र से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर परिणामी विद्युत बल शून्य होता है। परिणामी विद्युत बल शून्य होता है। और यह पूरा सिस्टम लिखो चाहे निकाय लिखो, यह पूरा निकाय एक इलेक्ट्रॉन गन की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन गन की तरह कार्य करता है। हो गया।
इलेक्ट्रॉन गन के ठीक सामने निकेल की एक प्लेट लगा दी जाती है। निकेल की एक प्लेट लगा दी जाती है। निकेल की एक प्लेट लगा दी जाती है। तब निकेल प्लेट पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, निकेल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज समझ रहे हो ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का समूह, इलेक्ट्रॉन पुंज, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकीर्णित होने लगते हैं, प्रकीर्णित होने लगते हैं। प्रकीर्णित होने लगते हैं। जिसके सामने जिसके सामने जिसके सामने जिसके सामने वृत्त के चाप जैसा, वृत्त के चाप जैसा वृत्त के चाप जैसा धातु का एक प्लेट लगाकर, धातु का एक प्लेट लगाकर, धातु का एक प्लेट लगाकर उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं जो संसूचक की तरह कार्य करता है। उसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं जो एक संसूचक की तरह कार्य करता है। संसूचक यह बताता है कि किस स्थान पर अधिक इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। संसूचक यह बताता है कि किस स्थान पर अधिक इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। प्रयोग के दौरान यह ज्ञात हुआ प्रयोग के दौरान यह ज्ञात हुआ कि प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर 50 डिग्री और विभवांतर V बराबर 54 वोल्ट पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। बाकी कम या ज्यादा कोण पर अथवा कम या ज्यादा वोल्टेज पर
कम या ज़्यादा वोल्टेज पर, कम या ज़्यादा वोल्टेज पर अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहे हैं। नहीं टकरा रहे हैं। यह प्रकृति विवर्तन के जैसा है, विवर्तन के जैसा है। जिसे ब्रैग ने अपने समीकरण में प्राप्त किया था, जिसे ब्रैग ने अपने समीकरण में प्राप्त किया था। ब्रैग ने अपने समीकरण में प्राप्त किया था। अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि पूरा बात, पूरा कहानी लिखा पड़े ना, भगवान के कथा थोड़ी एकदम बीच में फरिया देंगे। हो गया। अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की गति तरंग के संचरण जैसा है। इलेक्ट्रॉन की गति नखवा सुना बहिराई गईलू। अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की गति तरंग के जैसा है। तरंग के संचरण जैसा है। अरे तरंग के जैसा भी हो लिख सकते हो। अतः इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य होगा अभी यहाँ से उतार ले लो। डी ब्रोगली केसिया भी ले लो का इतना लिखवा देता। केसिया के का बिगाड़ ले बोलो ताले चुपचाप। कहीं कहीं 1.66 लिखा रहेला। ज्यादा के घोटाला नहीं किए हैं, 0.1 जोड़ दिए हैं केवल।